मैं हाजरा कुरैशी SPRS कॉलेज से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में देखिए एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ओजोन छिद्र, ओजोन विलरण या ओजोन परत में क्षय या ओजोन परत का कम होना या उसका विघटन होना। इसमें से आपके किसी भी नाम से ये टॉपिक आता है और अक्सर ये पूछा जाता है और ये वर्तमान में एक बहुत चिंताजनक विषय है। तो सबसे पहले देखिए ओजोन लेयर, वायुमंडल में अलग अलग परतें पाई जाती हैं। ओजोन लेयर क्या होती है? सबसे पहले इसके परिचय में आप लिखेंगे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर परत में पृथ्वी सतह से 15 से 35 किलोमीटर दूरी पर ओजोन परत या ओजोन लेयर पाई जाती है। देखिए वायुमंडल की अलग अलग परतें होती हैं, उसमें एक ओजोन मंडल होता है जिसमें ओजोन गैस की मात्रा की अधिकता होती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? अपनी पृथ्वी सतह से 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन मंडल या ओजोन लेयर पाई जाती है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। थर्ड पॉइंट आएगा यह एक हानिकारक व विषैली गैस है। अब देखिए ओजोन की जितनी मोटाई होती है उस परत में अगर उसकी मोटाई में कमी हो जाती है तो वो ओजोन लेयर का विलरण या क्षय कहलाता है। इस तरह से ओजोन क्या होती है? एक हानिकारक गैस होती है, विषैली होती है और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट आता है ओजोन परत का निर्माण। अब देखिए ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल में आपने देखा होगा, कल भी मैंने आपको बताया था, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका ओजोन परत का निर्माण। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और वो एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है। अब देखिए ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जो कि मैंने आपको बताई थी कल 21% पाई जाती है। अब ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन जो होती है, ओजोन का कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। तो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करने के पश्चात ओजोन का निर्माण होता है। अब आप देखिए इस तरह आप टेबल्स में इस तरफ आइए। सबसे पहले जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन फोटो डिसएसोसिएशन का होता है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में उसका अपघटन होता है और वह यूवी का अर्थ होता है अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणें, जिनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होनी चाहिए? 240 नैनोमीटर से कम, शॉर्टर देन 240 नैनोमीटर। अगर उसकी तरंग दैर्ध्य है 240 नैनोमीटर से कम की है तो ऐसी अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें जो आती है वो प्रकाश द्वारा उनका विघटन हो जाता है, जिसे कि फोटो डिसएसोसिएशन कहते हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु 2 एटॉमिक ऑक्सीजन में आणविक अणुओं में टूट जाता है। इस तरह से 2 एटॉमिक ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। कब? कि उसके प्रकाशीय अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके, ये जो आपके एटॉमिक ऑक्सीजन है वो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है उससे क्रिया करने के पश्चात O3 यानी ओजोन का निर्माण कर लेता है।
अब इस तरह से ये जो ओजोन गैस निर्मित होती है तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लेकिन उसका संतुलन बनाए रखने के लिए फिर ये वापस ओजोन जो गैस होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ओजोन की ये क्षमता होती है कि वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है जबकि ऑक्सीजन नहीं कर पाती है। तो जब पराबैंगनी किरणों जिनकी की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है 310 से 200 नैनोमीटर तक होती है, 310 से 200 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो ऐसी पराबैंगनी किरणों को ओजोन अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के पश्चात वह एक ऑक्सीजन परमाणु और एक एटॉमिक ऑक्सीजन में वापस से डिसएसोसिएट हो जाती है और विघटित हो जाती है। उसके पश्चात ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन वापस एक और परमाणविक ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात ओजोन का निर्माण करती है और इसी तरह से वापस ये ओजोन फिर ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात वापस ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से अपने ओजोन और ऑक्सीजन का चक्र लगातार चलता रहता है। तो ये देखिए ओजोन परत का निर्माण किसके द्वारा हो जाता है, ओजोन व ऑक्सीजन चक्र के द्वारा O3 का निर्माण होता है और इस तरह से वायुमंडल में O2 की मात्रा निश्चित अनुपात में व संतुलित रहती है। इस तरह से ओजोन लेयर का निर्माण जैसे जैसे ऑक्सीजन, परमाणविक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट किरणों से क्रिया करती है और प्रकाशीय अपघटन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है और ऑक्सीजन से किसका निर्माण होता है, ओजोन का निर्माण होता है और उस ओजोन के द्वारा ओजोन की परत O2 के प्रकाशीय अपघटन व पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण के कारण इसका निर्माण हो जाता है। इस तरह से देखिए ओजोन लेयर का निर्माण होता रहता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा ओजोन परत का निर्माण होता जाता है। लेकिन ओजोन लेयर जैसा कि मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि 15 से 35 किलोमीटर की होती है और जैसे जैसे वायुमंडल में आपने देखा होगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा की ओर इसकी मोटाई कम और ध्रुवों की तरफ जाते जाते इसकी मोटाई अधिक होती जाती है। तो इस तरह से यह वायुमंडल में ओजोन परत की संरचना और स्थिति होती है। भूमध्य रेखा पर ये बहुत पतली होती है और ध्रुवों की ओर जाते जाते इस लेयर की मोटाई बढ़ती जाती है। वो इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके ओजोन परत की उपयोगिता। उपयोगिता ओजोन परत की देखिए वायुमंडल में क्या उपयोगिता होती है। ओजोन परत जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओजोन परत सबसे पहले यूवी का अर्थ होता है अल्ट्रा वायलेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रा वायलेट बहुत ही हानिकारक विकिरण होते हैं जिसकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है और ये पृथ्वी पर डायरेक्ट आती है तो यह हमारे शरीर पे बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव दर्शाती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी कि ओजोन परत का जो परिणाम होते हैं क्षय होने के, उसमें मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। तो अब ये देखिए ओजोन परत की उपयोगिता ये होती है कि वह वायुमंडल से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है, वह उनको अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के पश्चात वह पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी तक
आने से रोकती है। अब देखिए, अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी, ओजोन लेयर झीनी या पतली हो जाएगी, तो वह हानिकारक विकिरण सीधे पृथ्वी पर आते जाएंगे और ओजोन मंडल को चीरते हुए वे पृथ्वी तक आएंगे, इसलिए उनको वो रोकती है। अब देखिए, ओजोन परत की उपयोगिता के लिए आप इस तरह एक टेबल मैंने बनाई है कि जो ओजोन विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी जो विकिरणें होती हैं, पराबैंगनी विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। पराबैंगनी विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी। इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। इनकी तरंगदैर्ध्य भी विभिन्न अलग अलग प्रकार की होती है और इनके प्रभाव भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इनकी तरंगदैर्ध्य है, अल्ट्रावायलेट ए की तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है और सबसे अधिक 270 से 300 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट बी जो कि सबसे अधिक हानिकारक होते हैं, और एक होते हैं अल्ट्रावायलेट सी। इस तरह से 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। अभी देखिए, पृथ्वी सतह तक पहुंचने की इनकी मात्रा कितनी होती है। इनकी ये सामान्य होती है कि ये सामान्य गति से नीचे आते हैं, जबकि ये पृथ्वी के उच्चतम परत के मुकाबले में 35 करोड़ गुना कम आते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट आपके आता है, ये भी सामान्य से इनकी जो आने की गति होती है या सामर्थ्य होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट है आपके क्षति की सामर्थ्य। अब देखिए, इन पराबैंगनी कणों को क्षति पहुंचाने की सामर्थ्य कितनी होती है। अल्ट्रावायलेट ए की सामर्थ्य न्यूनतम होती है, ये यानी कि बहुत कम हानिकारक होते हैं। अल्ट्रावायलेट बी सबसे अधिक होते हैं और अल्ट्रावायलेट सी की सामर्थ्य सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट है इनके संभावित प्रभाव। सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सामान्य होते हैं और इनको हानि पहुंचाने की सामर्थ्य भी न्यूनतम होती है, इसलिए इसके सामान्य से प्रभाव होते हैं और ये कम हानिकारक होते हैं। और अल्ट्रावायलेट बी जो सबसे अधिक हानिकारक होता है, इसके द्वारा सनबर्न और कैंसर की संभावना हो जाती है। त्वचीय कैंसर, सनबर्न यानी त्वचा का जलना। अगर अल्ट्रावायलेट बी वाले विकिरण पृथ्वी पर आते हैं तो उससे मनुष्य की त्वचा जल जाती है, जगह जगह से काली पड़ जाती है, उसे सनबर्न कहा जाता है। और इसके अलावा त्वचा का कैंसर, जिसे कि मेलानोमा कहा जाता है, वो समस्याएं अल्ट्रावायलेट बी से उत्पन्न होती है। अल्ट्रावायलेट सी से उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। उत्परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अचानक होते हैं और जो आनुवंशिक होते हैं। तो इससे डीएनए के प्यूरिन और पिरिमिडीन का संरचना चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। जिससे कि आनुवंशिक संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है, तो ये भी बहुत हानिकारक होते हैं। इस तरह ओजोन परत अगर नहीं होगी तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी पर और मनुष्य जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यह ओजोन परत बहुत अधिक उपयोगी है, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और हमारे पृथ्वी तक आने से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके ओजोन परत का क्षय या छिद्र। नेक्स्ट आपके आता है ओजोन परत का क्षय या ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र होने के कारण। अब देखिए, ओजोन छिद्र या उसके परत में पतली होने या झिरी होने के क्या रीजंस हैं। अब देखिए, इसके विभिन्न प्रकार के रीजन हैं। दोनों रीजन होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रीजन और दूसरे होते हैं मानव निर्मित। दो प्रकार के रीजन होते हैं, प्राकृतिक कारण भी होते हैं और कुछ मानव द्वारा निर्मित कृत्य ऐसे होते हैं जिसके कारण ओजोन छिद्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, ऐसे पदार्थ जो कि ओजोन में ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत में विरलन या विघटन उत्पन्न करते हैं, सबसे पहले वो क्या कहलाते हैं, ODS, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओजोन
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी ओजोन को विघटित करने वाले कारक कहलाते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। NO, OH, Cl, Br एंड CFC, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। NO होता है नाइट्रस ऑक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरह से ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहलाते हैं, जिनके द्वारा अगर ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से उत्सर्जित होते हैं तो उसके द्वारा ये वायुमंडल में मिश्रित होने के पश्चात ओजोन की परत तक पहुंच जाते हैं और यह उनसे क्रिया करने के पश्चात क्या होता है कि उस परत में छिद्र उत्पन्न करते हैं और उसमें विरलन या उसको पतला कर देते हैं। अब देखिए इनके द्वारा जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं। मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है क्लोरीन और ब्रोमीन, दो प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। जो कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है फ्रियोन, जिसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, यह हमेशा किससे प्राप्त होते हैं? क्लोरीन प्लस फ्लोरीन की अभिक्रियाओं से, प्लस कार्बन आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? फ्रियोन्स। जबकि यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन की जो अभिक्रिया कहलाएगी तो वो कहलाएगा हेलोन। फ्रियोन और हेलोन, इस तरह से दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। फ्रियोन्स जो होते हैं वो किस तरह के यूज में आते हैं? फ्रियोन्स का उपयोग किस में किया जाता है? शीतलक में। शीतलक में जैसे कि फ्रिज वगैरह में इसका यूज किया जाता है। एयर कंडीशंस में, एरोसोल में, इन सब का उपयोग किया जाता है। जबकि हेलोन का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में, इनका उपयोग किया जाता है। और ये क्लोरीन और फ्रोमीन से क्रिया करके, क्लोरीन और ब्रोमीन से फ्लोरीन क्रिया करती है और कार्बन से क्रिया करने के पश्चात इस तरह से हेलोन और फ्रियोन्स का निर्माण होता है। और ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों में जब उपयोग किया जाता है तो इनसे उत्सर्जित पदार्थ ओजोन लेयर को पतला करते हैं। इस तरह से मानव निर्मित विभिन्न प्रकार के कारखानों से फ्रियोन्स और हेलोन्स निकलते हैं और ओजोन छिद्र को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब देखिए इनकी मुक्त मूलक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ये टूटते हैं और वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। सबसे पहले देखिए CFCl3, इसकी क्रिया HF से करवाते हैं। तो अब ये देखिए CFCl2 प्लस क्लोरीन इसमें से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर CFCl वापस से क्रिया करने के पश्चात CF अब देखिए इसमें क्या होता है,
क्लोरीन अगर मुक्त मूलक रूप से बाहर निकलती है तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों के साथ ये अभिक्रियाएं होती हैं। दोनों से अभिक्रिया करने के पश्चात जैसे ही क्लोरीन का परमाणु एक बाहर निकलता है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से देखिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभिक्रिया में बता चुकी हूँ, ये क्रिया करने के पश्चात आप देखिए वायुमंडल में जैसे जैसे जाएगी ये क्लोरीन इसमें से विघटित हो जाती है। विलगित होने के पश्चात सबसे पहले ये ऑक्सीजन को क्रॉस करेगी और कहाँ पर जाएगी, ओजोन मंडल में, और इस तरह से ये ओजोन से क्रिया करेगी। ओजोन से क्रिया करने के पश्चात इसमें से ऑक्सीजन का एक परमाणु इसमें से विघटित हो जाएगा ताकि ऑक्सीजन चक्र और ओजोन चक्र के द्वारा ऑक्सीजन और ओजोन की सामान्य मात्रा बनी रहे। तो इस तरह से सेकंड अभिक्रिया में आएगा ClO, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इस तरह से अब ये जो ऑक्सीजन परमाणविक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन का परमाणु अलग हो जाता है वो क्रिया कर रहा है। ये आपकी रिएक्शन नंबर फर्स्ट, ये रिएक्शन नंबर सेकंड। अब देखिए थर्ड रिएक्शन में जो भी उत्पाद उत्पन्न होता है ClO। अब देखिए इसमें से जब भी क्रिया करवाई जाएगी तो अब ये देखिए इसकी वापस परमाणविक ऑक्सीजन जो आपने फर्स्ट बार मैंने पहले रिएक्शंस में आपको बताया था, तो इस तरह से जो परमाणविक ऑक्सीजन इसमें से डिवाइड होता है इससे क्रिया करने के वापस वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्सर्जित हो जाती है। इस तरह की क्रियाएं दर्शाते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ वातावरणीय क्रियाओं में इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक प्रकार की क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में इस तरह से रिएक्शन करने के बाद, जो कि एक मुक्त मूलक अभिक्रिया है, ये स्वतंत्र रूप से मूलक के रूप में बाहर निकलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब क्रिया करती है तो इसमें से क्लोरीन एक मुक्त मूलक के रूप में बाहर निकलती है और ये क्लोरीन ओजोन मंडल में जाकर अवशोषित होने के पश्चात ओजोन मंडल में जाकर क्रिया करने के पश्चात परमाणविक ऑक्सीजन बाहर निकलता है और इस तरह से परमाणविक ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और क्लोरीन स्वतंत्र रूप से निकल जाती है और ये क्लोरीन वायुमंडल में मिक्स होने के पश्चात ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाती है। इस तरह से जो भी ये चाहते हैं ऊपर की तरफ, तो उससे ओजोन छिद्र का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वहाँ पर विघटन उत्पन्न हो जाता है। ओजोन की परत धीरे धीरे वहाँ से क्या हो रही है, जहाँ पे इन पदार्थों का प्रभाव बहुत अधिक होता है उसकी मोटाई बहुत कम होती जा रही है, वहाँ से वो झीनी होती जा रही है। नेक्स्ट है इसमें मानव निर्मित कई प्रकार के रसायन होते हैं। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं के उपभोग में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एयर कंडीशनर, शीतलक वगैरह का उपयोग किया जाता है जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित होती है और वो ओजोन मंडल में जाके उसको बहुत अधिक हानि पहुंच जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 1995 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा 1985 में एक बहुत अंटार्कटिका जो कि एक बर्फीला क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो ओजोन मंडल था, ओजोन मंडल में एक छिद्र देखा गया। जबकि सामान्यतः होता ऐसा है कि जहाँ पर भूमध्य रेखा की तरफ तो क्या होता है, ओजोन लेयर की जो परत होती है वो कैसी होती है, पतली होती है और ध्रुवों की तरफ जाते जाते इसकी ओजोन लेयर की मोटाई बढ़ती जाती है। जबकि वैज्ञानिकों ने देखा कि ये बिल्कुल विपरीत था। अंटार्कटिका ध्रुवों की तरफ स्थित होता है जबकि यहाँ पर ओजोन लेयर मोटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर छिद्र पाया गया जो कि एक अप्रत्याशित घटना थी। इसलिए यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा ओजोन की एक छिद्र पाया गया। वैज्ञानिकों के लिए एक चिंताजनक विषय था और उस पर लगातार वो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इस परिघटना से क्या होता है कि अंटार्कटिका में जो छिद्र देखा जा रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक बादल भी बनने लगे हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक बादल पाए गए हैं इस परिघटना के फलस्वरूप, वहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं अंटार्कटिका में। तो इस तरह से ओजोन की परत में जैसे जैसे छिद्र हो रहा है वो किन पदार्थों के कारण हो रहा है, मानव निर्मित और
प्राकृतिक, जो कि मैंने आपको बताया है, ये सारे पदार्थों के द्वारा ओजोन छिद्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ओजोन की जो मात्रा होती है या उसकी जो मोटाई होती है वह किस में मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में, DU, जिसका अर्थ होता है डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई, डॉप्सन यूनिट एक ओजोन परत की मोटाई नापने का एक पैमाना होता है। अगर इसकी मात्रा 220 DU तक है तो ये सामान्य मानी जाती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसा कि 2006 में जहाँ पे अंटार्कटिका में पाया गया था, तो वहाँ पर इसकी मात्रा घटकर 85 DU रह चुकी है, 85 डॉप्सन यूनिट रह चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। और इस तरह से ये छिद्र की मोटाई धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, कम होने के बजाय। इसलिए ओजोन छिद्र जहाँ पर डॉप्सन यूनिट 220 से कम या अधिक हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। इसलिए इसकी इकाई मापन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ओजोन परत में उसकी मोटाई में कितनी कमी आ रही है। नेक्स्ट आपके आता है, अब इसके देखिए परिणाम क्या होते हैं। ओजोन परत का क्षय या विरलन होने के कारण उसके क्या क्या परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब देखिए ओजोन परत के क्षय से सबसे पहले अल्ट्रावायलेट विकिरणों की मात्रा बढ़ रही है। अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरणों की मात्रा बढ़ रही है। सेकंड, अब इसमें देखिए पराबैंगनी किरणों की मात्रा के द्वारा त्वचीय कैंसर, त्वचा का कैंसर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। इसका रीज़न क्या होता है कि हमारी त्वचा में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं में के केंद्रक में डीएनए पदार्थ पाया जाता है। डीएनए प्यूरिन व पिरिमिडीन से बना होता है। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन में से अगर हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी कोशिकाओं पे पड़ जाती है तो उससे पिरिमिडीन के डाइमर परिवर्तित हो जाते हैं। पिरिमिडीन के डाइमर का अर्थ होता है द्विशाखित। इस तरह से डीएनए की स्ट्रक्चर होती है जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, इस तरह का एक उसमें संबंध पाया जाता है। तो उनके बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन के डाइमर की संरचना बदल जाती है, जिससे त्वचा का कैंसर उत्पन्न होता है, जो बहुत अधिक हानिकारक होता है। इसके अलावा ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर की मोटाई में वृद्धि, क्योंकि जैसे जैसे ओजोन लेयर में कमी होगी तो उसके अगले स्तर की मोटाई में वृद्धि होती जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि विभिन्न प्रकार की ओजोन के द्वारा देखिए सबसे ज़्यादा होता है ट्रोपोस्फेयर में वृद्धि होने के पश्चात सबसे ज़्यादा क्षति किसको होती है? इसके द्वारा क्षति होती है जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार की क्षतियाँ होती हैं। ओजोन परत के कारण उनकी त्वचा की संरचना चेंज हो जाती है, कोशिकाओं की संरचनाओं में परिवर्तन आ जाता है और ओजोन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परितंत्र के कारण अल्ट्रावायलेट किरणों की बहुत बड़ी मात्रा हमारे पृथ्वी पर आएगी तो बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इस तरह से ओजोन क्षेत्र को धीरे धीरे कम करने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं ताकि इस लेयर की मोटाई को पहले जैसे समान रखा जा सके एवं विभिन्न प्रकार के संसाधनों की क्रिया की जा सके। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में और उपापचयी क्रियाओं में उसकी परिवर्तन होता है। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं।
N2 स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, उस पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा तो पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की मात्रा सही तरीके से प्राप्त नहीं होगी, इसलिए साइनोबैक्टीरिया पर भी अल्ट्रावायलेट किरणों का बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव होता है। इस तरह से इसके बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं ओजोन छिद्र के। इस तरह से आपका क्वेश्चन इन पॉइंट्स में कंप्लीट होता है। और ओजोन छिद्र और ओजोन लेयर कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या ओजोन परत का विलयन किस प्रकार किया जाता है, उसमें आप ये सारे कंटेंट्स उसमें डालेंगे। थैंक यू।